हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म कुणाल से इंस्पायरिंग पे। तो हमने परसों की क्लास के अंदर सुप्रीम कोर्ट के टॉपिक को स्टार्ट किया था। काफ़ी सारी बातें जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड थी हमने जानी थी। आज की क्लास में हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका कार्यकाल किस प्रकार का होता है, कितने समय के लिए होता है, उस कार्यकाल को आज की क्लास में समझते हैं। साथ ही हम यह भी समझते हैं कि न्यायाधीश किस स्थिति में हटाए जा सकते हैं या वह कैसे अपना पद छोड़ सकते हैं। और इसके अंत में हम यह जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का जो है उसकी स्वतंत्रता किस प्रकार की है और वास्तव में क्या वह स्वतंत्र है या नहीं है। इस विषय पर भी हम अंत में चर्चा करेंगे और बहुत सारी बातों को जानेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं कार्यकाल को लेकर के। देखो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो होते हैं हम बता चुके हैं कितने जजेस होते हैं वर्तमान में। देयर आर 34 जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी 33 जो होते हैं वे सामान्य जस्टिस होते हैं वहां पे। तो अब 34 जस्टिस हैं, तो 34 जस्टिस को लेकर के संविधान के अंदर कहीं भी इन जजेस का कार्यकाल बताया ही नहीं गया, यानी कि यह बताया ही नहीं गया है कि इन जजेस का कार्यकाल कितना रहेगा। तो क्या बताया गया अब यह समझते हैं। कार्यकाल बताने की जगह तीन बातें बताई गई हैं। वह तीन बातें क्या क्या है वह समझते हैं। सबसे पहली बात तो यह बताई गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र में किसी भी एज पर अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बन जाता है, ठीक है ना, अगर सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति 65 वर्ष की आयु तक उस पद पर बना रहेगा। यानी कि वह कब तक सुप्रीम कोर्ट का जज रहेगा, वह 65 वर्ष की आयु तक सुप्रीम कोर्ट का जज रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में यह भी हो सकता है कि वह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाए, यानी कि सीजेआई हो जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वह 65 वर्ष की उम्र तक सामान्य जज ही रहे। कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम एज इसके लिए फिक्स की गई है वह कितनी है, 65 ईयर्स। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या बताई गई है, त्याग पत्र दे करके। देखो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का जो जज रहेगा उसके लिए जो उम्र एज निर्धारित की गई है वह यह निर्धारित की गई है कि जो जज है वह 65 ईयर्स तक उस पद पर बना रहेगा। लेकिन वह कभी भी इस दरमियान बीच में चाहे वह कार्य करने में सक्षम नहीं है, इच्छुक नहीं है, या उसके लिए कोई भी अन्य कारण हो सकता है, तो ऐसे किसी भी कारण के आधार पर वह अपना त्याग पत्र देश के राष्ट्रपति को सौंप सकता है। और यदि राष्ट्रपति उसका त्याग पत्र स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति अपना पद अपने स्वेच्छा से छोड़ सकता है। यह स्वेच्छा से पद का त्याग होता है। इसमें व्यक्ति अपने जो जज होता है वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप देता है, उसके बाद वह अपना पद छोड़ देता है। इसके अलावा एक तीसरी कंडीशन है संसद द्वारा सिफारिश, यानी कि तीसरी कंडीशन यह है कि संसद देश के राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी कि आप इस जज को इस पद से हटा दीजिए। ठीक है, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी कोई मजाक वाली बात है, बताओ व्यक्ति काम कर रहा है उसको पद से हटा दिया जाए। तो देखो ऐसा भी यह नहीं है कि कभी भी हटा दिया जाए। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया तैयार की गई है। उस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, यह महाभियोग की प्रक्रिया कब अपनाई जाती है, यह महाभियोग की प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब कोई जज कदाचार का पालन ना करे, यानी कि तरीके से ना करे, शिष्टाचार का पालन ना करे, जो कानून प्रक्रिया है, जो नियम है उनको फॉलो ना करे, तो ऐसी स्थिति में उसको दुर्व्यवहार का दोषी पाया जाता है, सिद्ध कदाचार का दोषी पाया जाता है और ऐसी स्थिति में उसे अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। पड़ेगा कैसे यह समझते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक महाभियोग चलाया जाता है। यह महाभियोग कहाँ चलेगा, महाभियोग देश की संसद में चलेगा। संसद हम सभी जानते हैं, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो महाभियोग की कार्यवाही संसद में चलाई जाएगी। और इसके लिए जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो कहाँ बताई गई है, न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंदर इसके महाभियोग को लेकर के पूरी की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। ठीक है, तो अब तक हमने यह पता कर लिया कि कार्यकाल कैसा रहेगा, तो 65 ईयर्स तक का रहेगा। 65 ईयर्स की एज होने से पहले कभी भी अगर व्यक्ति अपना पद छोड़ना चाहता है, कोई भी जज पद छोड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में वह राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र दे देगा और वह अपना पद छोड़ सकता है। उसके बाद यदि त्याग पत्र स्वीकार हो जाता है तो उसके बाद में अगली बात है कि भाई संसद द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश करना। संसद राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकती है जज को पद से हटाने के लिए, लेकिन वो सिफारिश कैसे करेगी, दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार को आधार बना करके संसद के किसी भी सदन के अंदर उस समय महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। और महाभियोग का यह जो प्रस्ताव है, अब हम यह समझते हैं कि इसकी प्रक्रिया किस प्रकार होती है और यह कैसे संचालित होता है। तो देखो सबसे बड़ी बात यह है कि जो महाभियोग का प्रस्ताव है यह संसद के किसी भी सदन में रखा जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यह प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाए और ऐसा भी हो सकता है कि राज्यसभा में लाया जाए।
लेकिन जिस भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें कंडीशन होगी कि अगर यह लोकसभा में लाया जाता है तो ऐसे में जरूरी है कि कम से कम 100 सदस्य इस प्रस्ताव के ऊपर अपने हस्ताक्षर करें, उसके बाद इसे अध्यक्ष के सामने प्रस्तुत करें। वहीं अगर यदि यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है तो ऐसी स्थिति में यह जरूरी है कि कम से कम 50 सदस्य इस प्रस्ताव पर अपने हस्ताक्षर करें और इसके बाद इस प्रस्ताव को सभापति के समक्ष उपस्थित करें। तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण कंडीशन है। अगर यह कंडीशन पूरी नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में प्रस्ताव अध्यक्ष या सभापति के सामने पहुंचेगा ही नहीं। और यदि यह प्रस्ताव अध्यक्ष या सभापति के समक्ष पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष या सभापति के पास यह अधिकार है कि वह चाहे तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या फिर वह चाहे तो इस प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकते हैं। यदि प्रस्ताव अस्वीकार हो गया तो यह यहीं पर ही निरस्त हो जाएगा और जज के जो न्यायाधीश है उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी ही नहीं। लेकिन अगर यह प्रस्ताव सभापति या अध्यक्ष के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में इस महाभियोग को पूरे के पूरी कार्रवाई की जाएगी महाभियोग के ऊपर और देखा जाएगा कि जो दुर्व्यवहार है और सिद्ध कदाचार है यह न्यायाधीश के ऊपर सिद्ध होता है या नहीं होता। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, अगर यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो स्वीकार होने के बाद अगर लोकसभा में हो गया तो भी ठीक है और राज्यसभा में हो गया तो भी ठीक, जहां से भी शुरुआत हुई है उसके बाद शुरुआत देखी जाएगी। उसके बाद स्वीकार होने के बाद इसके लिए एक 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई जाएगी, यानी कि एक जांच समिति तैयार होगी उस न्यायाधीश से जुड़े हुए मामलों की जांच करने के लिए, जो सभी प्रावधानों को देखेगी। साथ ही साथ क्या होगा, यह 3 सदस्यीय समिति होगी, ठीक है। तो इसके अंदर 3 सदस्य शामिल किए जाएंगे जो पूरे के पूरी इस व्यवस्था को अब देखेंगे, पूरे मामले की जांच करेंगे, बाद में अपने इसका जो मतलब जो भी रिपोर्ट होगी वह रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो ये 3 सदस्य कौन होंगे यह समझते हैं। देखो मान लीजिए अगर यह महाभियोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे चल रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य जज, अमूमन ऐसा होता है कि वरिष्ठतम जज जो होता है उसको लिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जो जज होगा, अगर महाभियोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे चल रहा है उस स्थिति में तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज जो होगा वह जज इस जांच समिति का पहला सदस्य होगा, ठीक है। दूसरा सदस्य कौन होगा, दूसरा सदस्य होगा देश के किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वैसे भी उच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश होता है। तो दूसरा सदस्य जो होगा वह देश के किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। और जो तीसरा व्यक्ति होगा वह तीसरा व्यक्ति प्रतिष्ठित न्यायवादी होना चाहिए, यानी कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे न्याय से जुड़े हुए विभिन्न कानूनों का, नियमों का अच्छे से जानकारी हो। तो तीसरा व्यक्ति यह होगा। और मान लीजिए अगर यह जो महाभियोग है यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे नहीं चल रहा है, कि उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश पे चल रहा है, ऐसी स्थिति में इस जांच समिति का जो पहला सदस्य होगा यह होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश इस समिति का मेन मुख्य व्यक्ति रहेगा। इसके अलावा वही हाई कोर्ट के किसी देश के किसी भी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और कोई प्रतिष्ठित न्यायवादी। तो इस प्रकार से यह 3 सदस्यीय जांच समिति तैयार की जाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर महाभियोग की इस पूरी प्रक्रिया की जांच करेगी, मामलों की जांच करेगी, अंत में अपनी सिफारिश संसद में प्रस्तुत करेगी। जब यह सब काम हो जाएगा, सिफारिश आ जाएगी, तो सिफारिश आने के बाद उस सिफारिश को संसद में रखा जाएगा। बाद में अब संसद क्या करेगी, उस सिफारिश पे चर्चा करेगी, महाभियोग से जुड़े हुए जो मामले हैं उनको देखेगी, कौन कौन से आरोप लगाए गए हैं न्यायाधीश के ऊपर, उसके बारे में चर्चा करेगी। और चर्चा करने के बाद यह जरूरी है कि वह महाभियोग प्रस्ताव जो है, वह महाभियोग का प्रस्ताव दोनों ही सदनों में विशेष बहुमत से पारित हो। अगर वह महाभियोग विशेष बहुमत से पारित नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस महाभियोग को निरस्त मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो विशेष बहुमत का मतलब क्या है, मैं पहले भी क्लास में बता चुका हूँ, अभी बता देता हूँ। विशेष बहुमत का मतलब है कि संसद की, यानी कि जो सदन है उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी कि 50% + 1, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3। यह कंडीशन पूरी होनी जरूरी है कि जो कुल सदस्य है उसका 50% + 1, और दूसरी शर्त यह है कि जितने सदस्य उपस्थित है उपस्थित सदस्यों का 2/3 प्रस्ताव को मिलना जरूरी है, तभी यह प्रस्ताव पारित माना जाता है, अन्यथा यह निरस्त मान लिया जाता है। तो यह कंडीशन पूरी होनी जरूरी है, दोनों ही सदनों में पूरी होनी जरूरी है। जब यह कंडीशन दोनों ही सदनों में पूरी हो जाएगी उसके बाद फिर यह प्रस्ताव राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा, और जब यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृत कर दिया जाएगा उस स्थिति में फिर बाद में उस व्यक्ति को
उसको, जो भी जज है, उस जज को अपने पद का त्याग करना पड़ेगा और यह पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस महाभियोग की इस प्रक्रिया की बात करें तो अब तक भारत के स्थिति में केवल एक बार ऐसा हुआ है कि किसी जज पर महाभियोग चलाया गया है और उस जज का नाम था वी रामास्वामी। वी रामास्वामी सुप्रीम कोर्ट के जज थे 1991 से 93 तक। लेकिन क्या हुआ, जब इन पर यह महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई तो यह महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा में ही निरस्त हो गई, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को इस महाभियोग से पीछे हटा लिया था। तो ये निरस्त हो गई वहीं पर ही, तो इसलिए यह महाभियोग वहां पर भी पास नहीं हो पाया था। इसके अलावा अब तक किसी भी जज के ऊपर इस प्रकार का महाभियोग नहीं चलाया गया। ठीक है, तो यह सभी जो बात थी, यह वह महत्वपूर्ण बात थी कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। तो आई होप कि आपको यह जो महाभियोग की प्रक्रिया थी यह पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे की कुछ और बातें हैं उनको समझ लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक व्यवस्था होती है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होता है, हमने तो अब तक सिर्फ मुख्य न्यायाधीश सुना था। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का मतलब होता है एक ऐसा मुख्य न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश नहीं है, लेकिन कार्य करने के लिए उसे मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। देखो, अगर कभी भी ऐसा होता है कि मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर काम नहीं कर सकता, जैसे कि मान लीजिए सीजीआई का पद ही खाली है, मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर ही नहीं है, या किसी कारण से वह अपना पद नहीं संभाल सकता कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से, या फिर वह किसी अन्य कारण से अपने पद पर नहीं आ रहा है, अपने काम नहीं संभाल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश के कार्यों को करने के लिए किसी भी वरिष्ठतम न्यायाधीश को या फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। किस लिए किया जाता है बता दिया है मैंने पहले कि यह न्यायाधीश ऐसा होता है जो मुख्य न्यायाधीश नहीं होता, लेकिन कार्य करने के लिए मुख्य न्यायाधीश यह होता है। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण पद है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा एक काम होता है तदर्थ या सेवानिवृत्त न्यायाधीश का, यह भी समझ लेते हैं। देखो, तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था किस लिए बनाई गई है समझते हैं। तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी। अस्थायी न्यायाधीश मतलब आप समझ लेंगे कि ऐसा न्यायाधीश जो परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, बट फिर भी वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जज है। कैसे है वह समझते हैं। देखो, कभी भी किसी भी मामले की कार्रवाई करने के लिए ना कोरम का पूरा होना जरूरी है, यानी कि यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में अपना कोरम जो है, एक लिमिटेड सदस्य संख्या जो फाइनल की हुई है, वह पूरी जरूर हो। अगर कभी भी ऐसा होता है कि कोरम पूरा नहीं हो पाता, तो कोरम को पूरा करने के लिए और कार्यवाही चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसी भी निचली अदालत से, यानी कि किसी भी हाई कोर्ट से न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए बुला सकता है। लेकिन यह काम जो है, यह काम सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी मर्जी से नहीं करेगा। यह काम वह राष्ट्रपति की सलाह पर, राष्ट्रपति से विचार विमर्श करने के बाद करेगा, और जिस व्यक्ति का नाम आएगा उस व्यक्ति को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए कुछ समय के लिए बुला लिया जाएगा। वही एक व्यवस्था सेवानिवृत्त न्यायाधीश की, यह भी कुछ इस प्रकार ही है। सेवानिवृत्त का मतलब आप समझते हैं, रिटायर्ड जस्टिस है, यानी कि जो व्यक्ति था जस्टिस था लेकिन अब वह रिटायर हो चुका है। क्यों रिटायर हो चुका है? या तो वह क्योंकि वह 65 ईयर्स की एज जो है वह पूरी कर चुका है। अब ऐसा क्या होता है, कभी कोरम पूरा ना हो पा रहा हो, जरूरत हो किसी न्यायाधीश की, तो ऐसी स्थिति में अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी रिटायर्ड न्यायाधीश को कह सकता है कि आप वापस से उच्चतम न्यायालय आए और कुछ समय के लिए काम संभालें, क्योंकि न्यायाधीशों की कमी है। इस स्थिति के लिए यह पद बनाया गया है। तो न्यायाधीशों की कमी होने की स्थिति में इस प्रकार का फैसला लिए जाते हैं और सेवानिवृत्त न्यायाधीश को काम पर वापस बुलाया जाता है। तो यहाँ भी चीफ जस्टिस यह काम अपनी मर्जी से नहीं करेगा, इसके लिए भी वह राष्ट्रपति से थोड़ा विचार विमर्श करेगा, उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो यह मुख्य व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के तहत की गई है, जो तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश की है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर आता है, चाहे वह तदर्थ के रूप में आ रहा हो या फिर वह सेवानिवृत्त हो तो काम कर रहा हो, तो वह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के बराबर ही सभी पावर्स रखेगा और सारे काम करेगा। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अब आगे महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता को लेकर के। यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है और सुप्रीम कोर्ट की फ्रीडम को लेकर के प्रश्न लगातार पूछे जाते रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पहले पूछते हैं स्वतंत्र किस प्रकार से, हमारे संविधान में क्या व्यवस्था की गई है। देखो भाई, लोकतंत्र के जो स्तंभ होते हैं, लोकतंत्र का आधार किसको माना जाता है? लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं। कौन कौन से 3 स्तंभ है? पहला स्तंभ होता है कार्यपालिका, दूसरा स्तंभ होता है विधायिका और तीसरा स्तंभ होता है न्यायपालिका। ठीक है ना, तो यह होते हैं हमारे लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ।
अब देखो कार्यपालिका और विधायिका में कौन होता है? कार्यपालिका और विधायिका का जो मुख्य काम होता है वह कानून बनाना होता है। तो इसके अंदर संसद के सदस्य होते हैं सारे के सारे और वही काम करते हैं। तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था में क्या किया गया है, न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से अलग रखा गया है ताकि विधायिका और कार्यपालिका किसी भी तरह से सुप्रीम जो हमारे देश की न्यायपालिका की व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था, उसे प्रभावित ना कर सके और इसके निर्णयों को प्रभावित ना कर सके किसी प्रकार से। तो इसलिए न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। तो इसके लिए बहुत सारे काम किए गए। अब वह काम किस प्रकार से किए गए, कैसे कैसे किए गए, वह समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता किस प्रकार से निर्धारित होती है? पहली बात है नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर के। देखो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जस्टिस कभी भी नियुक्त होता है, चाहे वह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर वह कोई अन्य जज हो। तो इसका फैसला कैसे होता है? इसका फैसला ना तो कार्यपालिका करती है और ना ही विधायिका करती है। तो करता कौन है, यह भी देखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के जो नियुक्ति करती होती है वह नियुक्ति होती है कॉलेजियम व्यवस्था के द्वारा। कॉलेजियम व्यवस्था को मैंने पिछली वीडियो में समझाया था। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट्स के जस्टिस होते हैं। यह फैसला करते हैं कि हाँ किस व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जाना है और या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनेगा, ठीक है ना। तो यह फैसला जो होता है वह जजेस ही मिलकर के लेते हैं, अलग अलग कोर्ट के जजेस फैसला लेते हैं। तो और अंत में क्या होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिल रहा है कि जो जस्टिस की जजेस की जो नियुक्ति हो रही है यहाँ पर, वह नियुक्ति कौन कर रहा है? वह नियुक्ति जज खुद कर रहे हैं और वह देख रहे हैं कि किस जज को जरूरत है सुप्रीम कोर्ट में जाने की, कौन उस लायक भी है, योग्य है, ठीक है ना। तो इसमें कार्यपालिका का और विधायिका का किसी प्रकार से कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। तो यह व्यवस्था पूरी तरह से इनसे मुक्त है और आप अपने आप में यह व्यवस्था पूरी तरह से स्वतंत्र है। दूसरी बात करते हैं कार्यकाल की स्वतंत्रता सुरक्षा को लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कोई भी व्यक्ति बनेगा, उस व्यक्ति को अपने कार्यकाल की पूरी तरह से स्वतंत्रता है। कैसे स्वतंत्रता हम समझ चुके हैं। उस व्यक्ति को 65 ईयर्स की जो एज पूरी होने से पहले नहीं हटाया जाएगा। वो चाहे तो पहले इस्तीफा दे सकता है। वहीं दूसरी बात यह है कि उसके लिए महाभियोग चलाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पता लगता है कि उस व्यक्ति को कार्यकाल की स्वतंत्रता है। 65 साल की उम्र तक वह व्यक्ति इस पद पर काम करेगा ही करेगा और इसको हटाने के जो प्रावधान है वह कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो विधायिका और कार्यपालिका जो है वह इसको भी प्रभावित ज्यादा नहीं कर सकती, करने की कोशिश करेगी। तो भी हमने देखा था कि जो वी रामास्वामी के साथ हुआ था, यह महाभियोग भी पास हो ही नहीं पाया था। वही तीसरी बात है निश्चित सेवा शर्तों को लेकर के। सेवा शर्तों की बात हमने पिछली वीडियो में कर ली थी, थोड़ी सी बात अभी कर लेते हैं। देखो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको एक निश्चित वेतन मिलता है। वेतन की हम बात कर चुके थे। जो वर्तमान अगर परिस्थिति समझे तो आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसे 2,80,000 रुपये सैलरी मिलती है, पर मंथ मिलती है। और साथ ही जो अदर जजेस हैं उनको 2,50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी दी जाती है। और इसके अलावा बहुत सारे उनको अन्य भत्ते और सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो यह क्या है, यह निश्चित है। इनको समय समय पर संसद के द्वारा निश्चित किया जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि संसद जो है, जो हमारे देश की विधायिका है, वह किसी प्रकार से इसको नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं कर सकती। और साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर नियुक्त हो गया है तो उसके वेतन भत्ते और सुविधाओं में उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, किसी भी तरह से उसे कम नहीं किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शा रहा है। संचित निधि, ठीक है ना। तो संचित निधि की से और जो भी सुविधाएं दी जाती है, यानी कि वेतन भत्ते हो गया और जो सुविधाएं होती है, तो ऐसा जो भी खर्च होता है, यह सभी खर्च कहाँ से होता है? न्यायपालिका के ऊपर संचित निधि से होता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या बात कही गई, इसके ऊपर संसद में कभी भी मतदान नहीं हो सकता और संसद में मतदान नहीं हो सकता, चर्चा बेशक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं संचित निधि से सारा धन खर्च हो रहा है, सेवा शर्तें इनकी निश्चित है। तो कहीं ना कहीं से पता लग रहा है कि ये सब चीजें अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इनको इसके कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह से नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं किया जा सकता। अगली बात करते हैं आचरण पर बहस को लेकर के। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे उनके आचरण को लेकर के सदन के अंदर किसी प्रकार की बहस की जाए। या तो अगर कार्यवाही होगी तो महाभियोग के रूप में होगी, लेकिन उनके आचरण को लेकर के कभी भी विधायिका के अंदर, संसद के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बहस नहीं की जाएगी। तो यहाँ के जो जजेस है, यह है इस प्रकार की कार्रवाई से लेकर भी पूरी तरह से स्वतंत्र है। साथ ही साथ सेवानिवृत्ति के बाद वकालत नहीं कर सकते। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया है और उसने अपनी 65 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और फिर वह रिटायर हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वह व्यक्ति रिटायर होने के बाद किसी भी तरह से वकालत नहीं कर सकता। ना तो वह वकालत सुप्रीम कोर्ट में करेगा और ना ही वह वकालत हाई कोर्ट में या किसी अन्य कोर्ट में करेगा। वह वकालत से पूरी तरह से मुक्ति ले लेगा। ऐसा हो सकता है कि हाँ, वह वकालत के अलावा कोई अन्य काम कर ले, लेकिन वह व्यक्ति वकालत पूरी तरह से छोड़ देगा। यह क्यों किया गया, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल यह जो व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई है, यह इसलिए की गई है ताकि कभी भी कोई भी जज कोई फैसला सुनाते समय भविष्य का ध्यान ना रखे। कई मामलों में ऐसा होता है कि बहुत सारे जो काम किए जाते हैं उनके लिए भविष्य को ध्यान में रखा जाता है। तो यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि कभी भी कोई भी जज
फैसला सुनाते समय भविष्य की किसी भी चीज को ध्यान ना रखे। ठीक है ना, आई होप आपको यहाँ तक का अब तक ये क्लियर हो गया होगा। अगली बात समझते हैं अवमानना पर दंड को लेकर के। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर दंड की व्यवस्था, यानी कि मान लीजिए अगर कभी भी कोई व्यक्ति, कोई संस्था सुप्रीम कोर्ट के दिए गए आदेश को नहीं मानते, उसके खिलाफ जाते हैं, कोई भी गलत कार्यवाही करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस पर अवमानना के लिए दंड लगाया जा सकता है पूरी तरह से, और सुप्रीम कोर्ट इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। जजेस यह काम भी कर सकते हैं, अवमानना पर दंड दे सकते हैं। वहीं अपने स्टाफ की नियुक्ति के लिए स्वतंत्र है, यानी कि जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, यह अपने स्टाफ की नियुक्ति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। यह अपने कर्मचारियों को, अपने अधिकारियों को अपनी तरह से, अपनी इच्छा से नियुक्त कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कार्यकारी रूप से प्रभावित नहीं होता, और ना ही कभी संसद इसको प्रभावित कर सकती है। अंतिम बात कर लेते हैं, न्याय क्षेत्र में कटौती संभव नहीं है। ठीक है, अब तक एक व्यवस्था यह भी देखी गई है कि संसद को यह अधिकार संविधान में मिला है कि वह यदि चाहे तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है, बढ़ा सकती है, लेकिन किसी भी तरह से उसको कमी नहीं कर सकती। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, यह बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि सन 2014 में जो न्यायिक प्रक्रिया थी इसको लेकर के संशोधन किया गया था और एक एनजेएसी लाया गया था। ठीक है, जिसके तहत यह बताया गया था कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट होगा उसकी प्रक्रिया में बदलाव लाए जा रहे थे बहुत सारे। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उस 99वां संविधान संशोधन अधिनियम और एनजेएसी को पूरी तरह से निरस्त करार दे दिया था, और सुप्रीम कोर्ट की दलील यह थी कि यह कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों में कमी ला रही है, उसमें नकारात्मक रूप से उसको प्रभावित कर रही है। तो ऐसी स्थिति में उसे यहाँ उसको जो व्यवस्था की गई थी उसको पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया था। ठीक है, तो इसलिए संसद को अधिकार दिया गया है कि वह चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र को बढ़ा सकती है, लेकिन कभी भी इस न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकती। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बातों को समझा है। सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, साथ ही हमने न्यायाधीशों के कार्यकाल और न्यायाधीशों के महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसको हमने पूरी तरह से समझ लिया है। तो और मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी और विभिन्न इससे जुड़े हुए जो भी बातें हैं वह भी आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो ऐसी स्थिति में आप कमेंट करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आप कमेंट कीजिए, आपको जवाब मिलेंगे आपके। और बाकी इस प्रकार की नई नई वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और आप परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करते रहें। एंड बाकी इस वीडियो को लाइक करें, बाकी लोगों तक शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।